इसको यूपीएससी से आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं और ये वैकेंसीज आपके मल्टीपल डिसिप्लिन में है, ठीक है। परमानेंट बेसिस पर आपकी ये वैकेंसीज है और असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा एक और आपकी वैकेंसीज है जो है डेंजरस गुड इंस्पेक्टर की, ठीक है, जो कि इसमें आपका जो लोकेशन है काम करने की वो दिल्ली है। दिल्ली में आपका जो इसका सिविल एविएशन की डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। तो ये आपकी लोकेशन की बात हो गई। बट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की लोकेशन है काम करने की वो अंडमान एंड निकोबार है या फिर जहाँ भी यूपीएससी आपको भेजेगा वहाँ पर आपको काम करना है। बेसिकली जो इन्होंने बताया है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की लोकेशन वो आपका जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन बताया है। बट अगर इन्हें नेसेसरी लगा या जरूरी लगा कि आपको कहीं और पोस्टिंग दी जानी चाहिए या रिक्वायरमेंट आती है तो वहाँ पर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है, ठीक है। तो लोकेशन मैंने शुरू में इसलिए आपको बताई है ताकि आपको इस वीडियो में अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो टाइम आपका वैल्यूबल होना चाहिए, वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इसलिए लोकेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो अब बाकी चीज़ों की डिस्कशन करने वाले हैं कि इसमें आपको कितनी एज लिमिट चाहिए, कितनी वैकेंसीज है, एलिजिबिलिटी क्या है, पे स्केल क्या है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली ही पोजीशन से, डेंजरस गुड इंस्पेक्टर, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में रहने वाली है। और इसमें बात करें कि कितनी आपकी पोजीशन है, 3 पोजीशन है जो कि अनरिजर्व के लिए है। पे स्केल की बात करें तो आपका 11 है पे लेवल और एज लिमिट है आपकी 40 साल अनरिजर्व के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कि अगर आपने डिग्री ले रखी है किसी भी डिसिप्लिन में, यानी बीए करी हुई है किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में आप जो है अंडरगोन एक कैटेगरी 6 डेंजरस गुड ट्रेनिंग कोर्स किया है आपने, ड्यूली अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन या इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो यहाँ पर एक आपका ट्रेनिंग कोर्स होता है 6 महीने का कैटेगरी 6 का, अगर वो आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एयर कार्गो को हैंडल करने में, जो कि स्केड्यूल ऑपरेशंस का है, ठीक है। ये आपकी क्वालिफिकेशन है। नोट है कि क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी अगर जरूरी समझेगा तो आपको क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन भी दे देगा, आपकी जो स्किल्स हैं उसके बेस पर, जो भी चीज़ें हैं उनके बेस पर, जो भी वो नेसेसरी समझेंगे, ठीक है। अदर डिटेल है इसमें कि ये जो आपकी पोजीशन है परमानेंट है, मैंने आपको बोला। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए की पोजीशन है, गजेटेड पोजीशन है बट नॉन मिनिस्टेरियल है, ठीक है। हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया दिल्ली में है, तो दिल्ली में ही आपकी इसमें पोस्टिंग होने वाली है। ट्रेनिंग वगैरह की चीज़ें उन्होंने बताई है कि न्यूली इंडक्टेड ऑफिसर शैल बी प्रोवाइडेड एन इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ मिनिमम 2 वीक्स टू एनेबल ऑफिसर्स टू गेट ए जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स विजन एंड मिशन एंड एक्वायर नेसेसरी कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग देयर जॉब। तो आपको 2 वीक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें आपको बेसिक नॉलेज या आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उसके विजन और मिशन के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट की। आपके डिफरेंट इसमें सब्जेक्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के और परमानेंट बेसिस पर आपकी ये वैकेंसी है, ठीक है। तो पहली बात मैं इसमें आपको बता दूं कि हम एक सब्जेक्ट की कंप्लीट तरीके से क्वालिफिकेशन देखेंगे और वही क्वालिफिकेशन आपके अदर सब्जेक्ट में भी अप्लाइड है, मतलब सेम आपकी क्वालिफिकेशन है बट सब्जेक्ट उसके डिफरेंट होंगे। सब्जेक्ट जो है उसमें आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट को डीपली हम समझ लेंगे, वही आपकी क्वालिफिकेशन दूसरे सब्जेक्ट में भी लागू होंगी, ठीक है। अब इसकी हम देखेंगे कि किस किस कैटेगरी में वैकेंसीज हैं, बाकी पे लेवल भी इसमें सेम रहने वाला है। तो जल्दी से एक की हम देखने के बाद तो जल्दी हम दूसरे देख लेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में है और कितनी वैकेंसीज हैं किस कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो इससे वीडियो लंबा भी नहीं होगा और आपका वक्त भी बच जाएगा। अब चलें आगे और देख लेते हैं इसकी डिटेल। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पहली आपकी पोजीशन है, मतलब दूसरी पोजीशन है सॉरी, असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेकिन इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री का है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के लिए जो आपकी वैकेंसीज है वो एक है रिजर्व के लिए, एक है ईडब्ल्यूएस के लिए और एक है ओबीसी के लिए। पे लेवल या एकेडमिक लेवल जो भी है 10 है। तो लाख में आपकी सैलरी जाती है। इसकी एज लिमिट की बात करें तो 35 साल है अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस के लिए और 38 साल है ओबीसी के लिए। अब क्वालिफिकेशन पर आए तो मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, उसमें आपकी 55% होनी चाहिए और ये जो आपकी डिग्री है ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। अब परसेंटेज की बात करें कि अगर आपको ग्रेड पॉइंट मिला हुआ है तो वो आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, ठीक है। तो इक्विवेलेंट होना चाहिए आपके। दूसरी जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन है आपकी कि आपके पास नेट होना चाहिए केमिस्ट्री में ही, ठीक है, या फिर स्लेट हो या सेट हो। और जो इसमें आपकी नेक्स्ट पीएचडी वाली बात करें कि अगर आपने पीएचडी डिग्री अवॉर्डेड है रिलेटेड सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में इन अकॉर्डेंस विद द यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 16 एंड देयर अमेंडमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द केस में बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम नेट स्लेट या सेट, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताई कि आपने अगर अपनी पीएचडी डिग्री की है जो कि यूजीसी रेगुलेशन 2009 और 2016 के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग की है और टाइम टू टाइम जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग की है, तो उसमें आपको नेट स्लेट या सेट से एग्जाम्पशन मिल जाएगा, यानी आपको नेट स्लेट या सेट की जरूरत नहीं है। बशर्ते, मतलब इसमें एक शर्त दी है, द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी प्रोग्राम प्रायर टू 11 जुलाई 2009 शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजन of the then existing ordinance by law regulation of the institution awarding the degree, and such PhD candidate shall be exempted from the requirement of net select set for recruitment of appointment of assistant professor in university colleges institution subject to fulfillment of the following condition। तो आपका जो इसमें रजिस्ट्रेशन है वो 11 जुलाई 2009 से पहले का है और जो पीएचडी प्रोग्राम है तब का वो उस समय के ऑर्डिनेंस बाय लॉ या रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, वो रूल वो फॉलो करते हो तो उस केस में आपको मिलेगा एग्जाम्पशन। और उसमें आपको फॉलोइंग कंडीशन भी है कि आपने पीएचडी डिग्री अपनी जो करी है रेगुलर मोड से करी है। द पीएचडी थीसिस हैव बीन इवेलुएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। तो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन द्वारा आपकी पीएचडी जो थीसिस है वो इवेलुएट की गई हो यानी जांची गई हो।
फिर एन ओपन पीएचडी वाइवा वॉस ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बिन कंडक्टेड, तो आपका जो है ओपन पीएचडी वाइवा वॉस कंडक्ट हुआ हो। द कैंडिडेट हैज़ पब्लिश 2 रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज या हर पीएचडी वर्क आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 मस्ट बी इन अ रेफर्ड जर्नल, तो आपने 2 रिसर्च पेपर किए हों पीएचडी में, पीएचडी का काम जब किया हो तो उसमें अपने 2 रिसर्च पेपर पब्लिक किए हों और उसमें से एक आपका होना चाहिए रेफरेड जर्नल में, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, द कैंडिडेट हैज़ प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर बेस्ड ऑन इजर पीएचडी वर्क इन कॉन्फ्रेंस सेमिनार स्पॉन्सर्ड फंडेड सपोर्टेड बाय यूजीसी आईसीएसएसआर सीएसआईआर या कोई एनी सिमिलर एजेंसी, तो आपने 2 पेपर आपने क्या करे हों, प्रेजेंट किए हों कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार्स में, जो कि स्पॉन्सर्ड फंडेड या सपोर्टेड हो यूजीसी द्वारा या आईसीएसएसआर द्वारा या सीएसआईआर द्वारा या कोई सिमिलर एजेंसी द्वारा, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट है, तो सारे के सारे आपको फुलफिलमेंट करने हैं। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि और करके इसमें इन्होंने दिया है कि किसी भी कैंडिडेट ने अगर पीएचडी डिग्री की है केमिस्ट्री में और वो जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से की है, तो उस केस में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होंगी। सिंपली आपने पीएचडी डिग्री की है केमिस्ट्री में और वो फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से की है, तो आप उसमें बिना नेट के आराम से अप्लाई कर सकते हैं विदाउट दिस कंडीशंस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। अब 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा कैंडिडेट्स को जो भी कैटेगरी से अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपकी हो गई। अब जानते हैं नेक्स्ट कि आपका इसमें ये पोस्ट कैसी है, तो मैंने आपको बता दिया परमानेंट है, जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप ए की है, गजेटेड है, ठीक है, गजेटेड है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है ये, और नॉन मिनिस्टीरियल है, ठीक है। बस नॉन मिनिस्टीरियल है बट गजेटेड है, तो आपको पता है गजेटेड की पावर क्या रहती है। फिर हेडक्वार्टर आपको पता ही है अंडमान एंड निकोबार का पोर्ट ब्लेयर है। अदर कंडीशन क्या है कि अगर आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कहीं भी काम करने को भेजा जाएगा तो आप वो करेंगे, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने कंडीशन दी है, कंडीशन या जो भी बोल लीजिए, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट हम सिर्फ सब्जेक्ट देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का, क्योंकि डीपली हमने समझ लिया इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जैसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए है तो उसमें केमिस्ट्री को हटाकर कॉमर्स के लिए सेम क्वालिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है, समझ गया। और आपका जो स्कूल है या महाविद्यालय है वो जवाहरलाल नेहरू राजकीय विद्यालय महाविद्यालय, ठीक है। अब जाने की इसमें आपकी किस कैटेगरी के लिए वैकेंसी है, तो एसटी के लिए है एक वैकेंसी, पे लेवल मैंने बता ही दिया, 40 साल इसमें एज लिमिट है। अब देखो सेम है वही, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, बस इसमें सब्जेक्ट चेंज हो गया है। कॉमर्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है तो उसमें मास्टर डिग्री कॉमर्स से, नेट भी आपका कॉमर्स में होना चाहिए और पीएचडी डिग्री की कंडीशन भी इसमें सेम रहने वाली, ठीक है। तो बार बार उसी चीज़ को डिस्कस करना रेलिवेंट नहीं होगा, तो सीधा आप नेक्स्ट पर चलते हैं और सब्जेक्ट देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपकी नेक्स्ट पोजीशन है। तो कंप्यूटर साइंस की है, एक वैकेंसी है ओबीसी के लिए और 38 साल एज लिमिट है ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे सीधा ओके। और असिस्टेंट प्रोफेसर की है इंग्लिश में, इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए अनरिजर्व के लिए एक है, ओबीसी के लिए एक है और पीडब्ल्यूडी के लिए एक है। इसमें जो आपकी एज लिमिट है 35 साल अनरिजर्व के लिए, 38 साल ओबीसी के लिए, 45 साल पीडब्ल्यूडी के लिए है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, पोर्ट ब्लेयर इसका हेडक्वार्टर है। फिर है नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी का, एसटी के लिए ये पोजीशन है। पे लेवल तो देखो मैंने आपको बता ही दिया था, आई थिंक एसटी के लिए आपका 40 साल एज लिमिट है, तो आपके लिए है काफ़ी अच्छी ये पोजीशन क्योंकि गजेटेड है, सबसे बड़ी बात यही है, और सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। बाकी अलाउंसेस मिलते तो वहाँ पर जो भी अलाउंसेस होंगे उसमें आपको बेहतरीन तरीके से अलाउंसेस दिए जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो हिंदी का है, उसमें 2 अनरिजर्व के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए और एक ओबीसी के लिए है। फिर जो एज लिमिट 35 साल मैंने आपको बता दिया अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए, 38 साल आपकी ओबीसी के लिए है ना। और नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, अनरिजर्व के लिए है 2 वैकेंसीज और 35 साल इसमें एज लिमिट है अनरिजर्व के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखें तो वो है आपका फिजिक्स का, 2 वैकेंसीज है अनरिजर्व के लिए और वही आपकी 35 साल एज लिमिट है। पे स्केल मैंने आपको बता दिया 10 है। और नेक्स्ट आते हैं सब्जेक्ट पर, प्लांट साइंस का ये सब्जेक्ट है, अनरिजर्व के लिए एक वैकेंसी है और जो इसमें 35 साल एज लिमिट है डेफिनेटली मैंने बता ही दिया है। और चलते हैं आगे, ये सब्जेक्ट आया है आपका पॉलिटिकल साइंस का, सेम आपका देखो महाविद्यालय है। इसमें जो आपकी पोजीशन है किसमें, पॉलिटिकल साइंस में, 2 अनरिजर्व के लिए है, एक वैकेंसी आपकी ओबीसी के लिए है और एक एसटी के लिए है। तो एसटी के लिए 40 साल की लिमिट है, ओबीसी के लिए 38 है और अनरिजर्व के लिए 35 है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका है जूलॉजी का और एक अनरिजर्व के लिए इसमें वैकेंसी और एक ओबीसी के लिए है। नेक्स्ट सब्जेक्ट चलते हैं, बात करते हैं कौन सा है, कॉमर्स का है, इसमें एक अनरिजर्व के लिए है, एक ओबीसी के लिए है और एक एसटी के लिए है। फिर सेम आपकी वो है एज लिमिट, डेफिनेटली अलग अलग तो नहीं होगी, है ना। अब जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स का है, इसमें आपका कॉलेज अलग है, महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज है ना। 2 वैकेंसी है ओबीसी के लिए। और चलते हैं अब आगे और जानते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो इंग्लिश का ये सब्जेक्ट है, एक है वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, तो सब्जेक्ट काफ़ी सारे हैं, वैकेंसीज का नंबर भी सही है क्योंकि जो आपकी ये क्वालिफिकेशन होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सबके पास नहीं होती है ये, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना सिलेक्शन के। फिर हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, अनरिजर्व के लिए 2 है, एक है ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने बता ही दी आपकी एज लिमिट, और अनरिजर्व के लिए दोनों के लिए सेम है 35 साल की एज लिमिट। नेक्स्ट चलते हैं, जो आपकी ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है वो है फिजिकल एजुकेशन में, जो कि महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में है, एक है इसमें वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, क्वालिफिकेशन भी आपकी सेम रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन। तो देखो वैकेंसीज काफ़ी सारे आपके डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट में है, अच्छे खासे नंबर है और इसमें आपका कंपटीशन से होगा सिलेक्शन, तो वो भी काफ़ी अच्छा चांस है आपके सिलेक्शन का, है ना।
अब इसमें हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है आपको। 27 मार्च इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और जो इसमें लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ कंप्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो है 28 मार्च। तो डाउनलोड आप 28 मार्च तक कर सकते हैं, बट अप्लाई आप 27 मार्च तक ही कर पाएंगे। अब इसमें हम जाने कि इसमें आपका जो है सिलेक्शन कैसे होगा, तो वो भी देख लेते हैं। उससे पहले हेडक्वार्टर्स में तो आपकी वो है ही, लेकिन अदरवाइज एनीवेयर इन इंडिया भी हो सकती है। मैंने आपको शुरू में बता ही दिया, प्रोविजन होगा जैसे भी रूल है उसके अकॉर्डिंग। तो सिलेक्शन प्रोसेस पर हम थोड़ा चलते हैं और वो जान लेते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन होगा कैसे। तो जो आपका सिलेक्शन है या तो रिक्रूटमेंट टेस्ट के द्वारा होगा, और उसके बाद इंटरव्यू हो सकता है, या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो सकता है। दोनों केसेस हो सकते हैं। तो अगर जो इंटरव्यू के केस में आपको कितने मार्क्स लाने हैं वो इसमें बताया है कि सुटेबिलिटी इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी एट इंटरव्यू स्टेजेस, उसके लिए मार्क्स इन्होंने कितने रखे हैं, ठीक है। तो मिनिमम लेवल रखा है मार्क्स का। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस को 50 मार्क्स लाने हैं मिनिमम इंटरव्यू में, ओबीसी को 45 मार्क्स लाने हैं, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को 40 मार्क्स लाने हैं, और आउट ऑफ 100 में आपके ये टोटल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ आपकी है। तो आपका रिटन टेस्ट हो सकता है, या और उसके बाद इंटरव्यू हो सकता है, या फिर ओनली इंटरव्यू भी हो सकता है। दोनों चीज़ें भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी यूपीएससी ही डिसाइड करने वाली है। अब इसमें एप्लीकेशन फीस की बात करें तो कैंडिडेट एक्सेप्ट फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हु आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस आर रिक्वायर्ड टू पे ए फी ऑफ 25 रुपये ओनली ईदर बाई रेमिटिंग द मनी इन एनी ब्रांच ऑफ द एसबीआई बाई कैश और बाई यूजिंग नेट बैंकिंग फैसिलिटी। तो आपको जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व से है और फीमेल नहीं है, एससी नहीं है, एसटी नहीं है, पीडब्ल्यूडी नहीं है, उनको फीस देनी है 25 रुपये की। बाकी जो फीमेल है, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, और आपके जो भी कैटेगरी है वो एग्जाम्प्ट है फीस से, ठीक है। तो फीस भी बहुत मिनिमल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो मैंने बता ही दिया, वुमेन को नहीं देनी फीस, एससी एसटी को नहीं देनी, पीडब्ल्यूडी को नहीं देनी है। बाकी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को फीस देनी है 25 रुपये की। तो एक बार फी पे कर दी तो आपको रिफंड नहीं की जाएगी, नॉन रिफंडेबल आपकी फीस है, ठीक। कंसेशन रिलैक्सेशन की कुछ बात की गई है एक्स सर्विसमैन के लिए। एज रिलैक्सेशन बता दिया आपको, नहीं बताया शायद। तो 5 साल का एस के लिए होता है, 3 साल का ओबीसी के लिए होता है। और आपका जो आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो भी होती है उनके अकॉर्डिंग 10, 15 और 13 साल कुछ इनका रिलैक्सेशन दिया जाता है एज का, ठीक है। तो बढ़े अब आगे, और हाउ टू अप्लाई भी मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ पे आप डायरेक्टली जाकर अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का कुछ बताया अपलोड करने के लिए, तो इसमें देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है। तो कि प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ देयर आइटम स्पेसिफाइड इन सबमिट लेटर फॉर इंटरव्यू आर टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, फेलिंग विच द कैंडिडेट वुड नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द इंटरव्यू, इन विच सच कैंडिडेट विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव अ कमीशंस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो आपको क्या करना है, आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपीज जो सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए इंटरव्यू के टाइम पर लेके जानी है, जो कि नेसेसरी है लेके जानी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हैं कि कैंडिडेट हु क्लेम चेंज इन नेम, ओके, चेंज नाम जो भी कराना चाहते हैं उनके लिए है। मतलब जिनका नाम चेंज हुआ है उनको क्या करना है वो चीज़ें बताई हैं। तो आई थिंक कैंडिडेट कम ही ऐसा करते हैं कि वो नाम चेंज कराएं, है ना। तो मोबाइल फ़ोन आर बैंड इन द कैंपस ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन इंटरव्यू हॉल। तो आपको कोई फ़ोन नहीं लेके जाना है, मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाना है इंटरव्यू के टाइम पर। तो अपने साथ किसी को लेके जाना, अगर आपको फ़ोन चाहिए होता है, फ़ोन तो हर किसी के पास है अपना, तो आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा किसी को, ताकि वो बाहर वेट कर सके आपका फ़ोन, आप उस जो भी आपके साथ आए उनको दे सकें, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने सारी जो भी थी रेलेवेंट इन पोस्ट से रिलेटेड सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और फ्यूचर में रेगुलर जॉब के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।